सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। अभी पिछले एपिसोड में हम लोगों ने एड पर चर्चा की, लेकिन वह चर्चा बड़े विस्तार से हुई, लेकिन उस चर्चा को और आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। देवेश मणि त्रिपाठी से हम लोग ये जानना चाहेंगे 8-1 का और विस्तार से वो चर्चा करें, ताकि हमारे दर्शक उससे लाभान्वित हो सकें। नमस्कार सर, जैसे हम लोगों ने पहले एपिसोड में वार्ता करी कि 8-1 के कुल 10 उप सेक्शन है, सब सेक्शन है, और जिसमें से हमने ए बी सी डी और इसकी बात करी, यानी क ख ग घ अंगा तक की सर हमने बात की। अगला जिसमें हम वार्ता करना चाहते हैं, चूंकि इसकी पृष्ठभूमि तो हम अगले में बता चुके हैं, तो सबसे पहले जिसको हिंदी में हम कहते हैं कि च की बात करें सर, जो 8-1 च की बात किया जाता है, या हम एफ की बात करें, 8-1 एफ की, तो यह विदेशी, जो हमारे देश और विदेश के बीच की कुछ सूचनाएं होती हैं, ऐसी सूचनाएं जो विदेशी सरकार के विश्वास पे आधारित की जा सकती हैं, ऐसी सूचनाएं किसी भी आवेदक को डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। और हम मैं इसके संदर्भ में बताते चले, अभी हमारी एक सूचना आई थी, और जैसे एक राफेल का मामला आया था, और इसमें सर इस पे टिप्पणी भी आई थी आरटीआई से भी संबंधित। तो इसमें 2 पार्ट है, जिसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। वह सूचनाएं जो विदेशी संबंधों पर आधारित है, नहीं दी जा सकती, लेकिन वहीं अगर दूसरा पार्ट उसी से संबंधित है, जो वित्तीय लेन देन से संबंधित है, उसे दिया जा सकता है, क्योंकि वह एक करप्शन या इससे रिलेशन है। इस पे हम बाद में चर्चा करें। च के बाद हम छ की बात करें, ऐसी सूचना जो किसी व्यक्ति की, सर ऐसे कभी कभी ऐसे होता है कि सरकार के पास बहुत सी सूचनाएं उनकी सुरक्षा के लिए, और इसके लिए एक व्यक्ति की जमा की जाती है, लोक सेवक की जमा की जा सकती है। तो ऐसी सूचनाएं जिसके डिस्क्लोज किए जाने से, जिसके सार्वजनिक पटल पे आ जाने से किसी व्यक्ति की जीवन, किसी व्यक्ति की शारीरिक हानि हो सकती है, ऐसी सूचनाओं को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। और ऐसी सूचनाओं में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ऐसी सूचनाएं में लोकहित हो भी नहीं हो सकता, और लोकहित होने के उपरांत भी ऐसी सूचनाओं को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की यह व्याख्या किसी के जीवन से महत्वपूर्ण और कोई नहीं है। और उसके आगे अगर हम बात करें सर, कि अगर ईया की, जो सबसे ज्यादा यहाँ भी पुलिस जो 1H की बात करता है, 8-1H की, कई बार पुलिस विभाग ये कह के सूचना देने से मना कर देता है कि 8-1H से आच्छादित है। 8-1H से आच्छादित किन सूचनाओं को नहीं दिया जाना है, इसमें 3 प्रकार की सूचनाएं हैं। सबसे पहला, ऐसी सूचना जिसे डिस्क्लोज कर देने से कोई अपराधी बच के निकल सकता हो, ऐसी सूचना जिसके डिस्क्लोज करने से अभियोजन प्रभावित हो, और ऐसी सूचना जिसके डिस्क्लोज कर देने से अन्वेषण, यानी कि जो उस केस का मतलब प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन है, अगर यह प्रभावित हो रहा है, केवल ये सूचनाएं डिस्क्लोज नहीं की जाएंगी। अर्थात अगर कोई भी जांच पूरी हो चुकी है, सर इसमें दोनों चीजें हैं, अर्थात कोई जांच प्रचलित होने के समय वह सूचनाएं, वह भी उसका वह पार्ट जिससे यह तीनों प्रभावित होता है, यह सूचना 8-1H के अनुसार नहीं दी जाएगी। शेष सूचनाएं उसको दिया जाना। इस पे हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे, जैसा सर आपने कहा है। और इसके बाद जो झ की बात हम करते हैं, और जो हम इसके बाद आई की बात करते हैं, यह मंत्रिमंडल या इससे रिलेशन में है। ऐसी सूचनाएं सर, जैसे क्या होता है कि मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के बीच बहुत ही गोपनीय होती है, जो देश से ऐसे इंपॉर्टेंट है, जो उनके अधिकारियों और मंत्री परिषद के बीच की जो वार्ता होती है, ऐसे प्रपत्रों को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, जो हमें 8-1I या झ से कहता है। और एक सबसे ज्यादा जो दुरुपयोग होता है और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें विस्तृत हमारे आज कई जिसका अभी रविंद्र चंद्र पांडे जी कई केस की हमने जिक्र करी, उसमें आया जो 8-1J है, जिसको हम 8-1 कह सकते हैं, इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। एक व्यक्ति कोई सूचना मांगता है, सीधे वो कहते रहे कि यह पर व्यक्ति की सूचना है। वास्तव में 8-1 जो पर व्यक्ति, ऐसी हमने 8-1J का सबसे ज्यादा, जब मैंने शुरुआती दौर में कहा कि 8 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है, तो वस्तुतः आपने सही कहा कि 8-1J का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। 8-1J पर थोड़ा विस्तार से। बिल्कुल सर, इस पे मैं और अगले करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो हम लोगों की बात, जैसा सर आपने कहा, इस पे हम आदेशों के साथ वार्ता करेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन 8-1J व्यक्तिगत सूचना को कहता है। 8-1J में यह स्पष्ट लिखा गया है, एक्ट में लिखा गया है, ऐसी सूचना जो किसी व्यक्ति से संबंधित है, पर किसी व्यक्तिगत सूचनाओं से है, और उसके आगे जोड़ा है, जिसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जिसके डिस्क्लोज कर देने से, अर्थात सार्वजनिक पटल पे आ जाने से किसी व्यक्ति की निजता
एकांतता प्रभावित हो। सर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान है कि निजता प्रभावित हो, अर्थात उसकी निजता को, उसकी एकांतता, जैसे उसके संविधान के अनुसार उसको जो मौलिक अधिकारों में आता है, अगर वह प्रभावित होता है तो उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें भी वो चीज आया, अगर उसकी निजता प्रभावित भी होती है लेकिन उस सूचना को सार्वजनिक पटल पे लाने से कोई बड़ा लोकहित है तो उसे डिस्क्लोज किया जाएगा। और यह जन सूचना अधिकारी का दायित्व है, वह दोनों को बैलेंस देखे, क्या यह सूचनाएं बड़े लोकहित को प्रभावित करती हैं। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति की निजता या एकांतता पे अतिक्रमण करता हो और परंतु उसके सार्वजनिक किए जाने से कोई लोकहित प्रभावित न हो। इन्हें स्पष्ट खोला गया है कि लोकहित जनहित प्रभावित नहीं होती हो, ऐसी सूचनाओं को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। परंतु अगर इसमें यह देखा जाए उस व्यक्ति की निजता या उस एकांतता से ज्यादा जनहित प्रभावित हो रहा है, इस सूचनाओं को जन सूचना अधिकारी देने के लिए बाध्य है। एक सवाल इसमें जो है आता है सर, जब जब पर व्यक्ति की सूचना जिसकी बात की है, मतलब सर उसमें कहा जाता है कि पर व्यक्ति से पूछ लें सर कि क्या उसकी सूचना दी जा सकती है। सर अगर वो कहता है दी जा सकती है तो आप दीजिए, और कहता है कि नहीं दी जा सकती है तो आप न दीजिए। इस पर थोड़ा मैं चाहूंगा सर, इस पे हम लोगों ने ये सेक्शन इसकी बात नहीं है, लेकिन सर आपने उठाया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम लोगों ने अभी सेक्शन 7 में बात करी थी कि 7 में जो अभी 7 की हमने बात करी थी, जो ये था पर व्यक्ति से। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि दो चीजें सर समझ में आ जाएगी, आपके दर्शकों को भी समझ में आ जाएगी कि जैसे बहुत से किसी कर्मचारी अधिकारी की एक बात व्यक्ति पूछता है, इन्होंने कितना अवकाश लिया, इन्होंने कितना पारिश्रमिक लिया, इनको कितना वेतन मिला, इनको कितने भत्ते मिले, इनको कितने इनके सर प्रतिकर मिले। जब यह सूचना सीधे ये कहते हैं यह पर व्यक्ति की है। मैं स्पष्ट कर दूं कि सेक्शन 4(1)(b) में हम लोगों ने बात करी थी, सेक्शन 4(1)(b) का जो उप सेक्शन जिसकी हमने बात करी थी उसमें 10 की बात करी थी। यह सूचनाएं स्वतः प्रत्येक प्राधिकरण को अपने अधिकारियों, अपने कर्मचारियों या ऐसे सभी की जो उन्होंने वेतन के रूप में, प्रतिकर के रूप में, किसी भी रूप में उन्होंने प्राप्त करी है, उसे सार्वजनिक पटल पे लाया जाना। तो सर ये दोनों आप थोड़ा समझने की बात है। अगर यह सूचनाएं स्वतः प्रकट किए जाने तो यह व्यक्तिगत कैसे हो सकती है। हमने कई जगह देखा ऐसे सीधे लिख दिए कि यह सूचनाएं इनसे संबंधित है, इनके वेतन से संबंधित है, इनके अवकाश से संबंधित है। ऐसा नहीं है। हम सेक्शन 4(1)(b) की एक बात और करेंगे जो 12 कहता है, उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उन सभी जो बजट आवंटित होते हैं, जो व्यय किए जाते हैं और उस व्यय से ऐसी जो योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे किसी को लाभान्वित होते हैं, पूरे लाभान्वित व्यक्तियों की सूची दी जानी है। तो दो चीज इसमें खुल के कहा गया है, जो व्यय किया गया, यानी कि कोई भी प्राधिकरण जितना भी व्यय करता है वह किसी को देता हो, क्योंकि वह उस पैसे के बदले दिया जाता है, काम के बदले उनका पूरा ब्यौरा स्वतः करना है। हमारे मामले में हमने 2-3 मामलों में देखा कि हमने मांगा कि आप कैश बुक दे दीजिए। छोटी सी बात समझिए, कैश बुक एक ऐसी चीज है जो वह पूरे जो लोगों का पैसा है वह कहां कहां आवंटित किया गया है। तो ऐसी सूचनाएं कभी व्यक्तिगत नहीं हो सकती। और ऐसी सूचनाएं जैसे हमने सेक्शन 11 के बारे में बात करी, सेक्शन 7(7) में इसको कहा गया है और उसके अनुसार यह व्यक्तिगत श्रेणी की सूचनाएं नहीं होती। तमूमन व्यक्तिगत श्रेणी की सूचना, सर आपने कहा व्यक्तिगत श्रेणी की सूचना वह होती है जिसके डिस्क्लोज करने से उस व्यक्ति की, जैसे हमने इसमें भी बात उठाई कि व्यक्तिगत सूचना कि जिसके डिस्क्लोज कर देने से कि उस व्यक्ति की कोई हानि अपकारित होती हो, कि जैसे हमने कह दिया कि इनकी यह सूचना है और ये डिस्क्लोज कर दिया, उनकी पर व्यक्ति की हानि हो गई, तो यह उन्हें बताना पड़ेगा यह सूचना देने से क्या। मैं एक शब्द अगर खोलूंगा सर, दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक आम व्यक्ति मांग लेता है, यह अध्यापक हैं, इनके हमें सर शैक्षिक प्रमाण पत्र दे दीजिए, सबसे ज्यादा आता है। शैक्षिक प्रमाण पत्र पे रोक नहीं है, लेकिन यह सूचनाएं व्यक्तिगत श्रेणी की आएंगी। कैसे कि जब आप एक व्यक्ति के कहे फला व्यक्ति ने कि हमारे सारे शैक्षिक प्रमाण पत्र दीजिए, तो यहाँ कोई लोकहित प्रभावित नहीं हो रहा है, आप किसी लोकहित की बात नहीं करते। लेकिन वही सूचना यह आवेदकों के लिए भी जरूरी है और यह जन सूचना अधिकारियों के लिए भी जरूरी है। अगर यही सूचना मांगा जाता है कि इनकी जब नियुक्ति की गई थी उस नियुक्ति प्रक्रिया में
एक गुणांक रखा गया था, एक मानक रखा गया था, और इस मानक में ये अहर्ताएं थी, इनका शैक्षिक योग्यता इतनी होनी चाहिए, और इस शैक्षिक योग्यता के क्रम में क्या इन्होंने अहर्ता को पूरी करी, अगर पूरी करी है तो शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध। सर देखिए, दोनों एक ही चीजें हैं, एक में बहुत व्यापक लोकहित और करप्शन सर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर ये कोई कहता है कि देवेश बड़ी अध्यापक हैं, इनके शैक्षिक प्रमाण पत्र दीजिए, इसमें लोकहित नहीं है। लेकिन वहीं अगर इस प्रकार की सूचनाएं मांगी नहीं जाए, नहीं, इसमें हम एक सवाल, ये तो ऐसे पिंडारा बॉक्स खुल जाएगा ना सर। बहुत सारे लोग आरटीआई लगा जिसकी चाहेंगे उसकी मांगेंगे। सर हमारे यहाँ ऐसा आता भी है सर केस, मैं बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप कह रहे हैं कि किसी के वेतन के बारे में, मान लीजिए उसके वेतन के बारे में उसकी पत्नी पूछती है, तो देना चाहिए क्या? नंबर एक, शैक्षिक प्रमाण पत्र है, शैक्षिक प्रमाण जिसका चाहे आप जो चाहे वो मांग ले, ठीक है। ऐसे तो जो है जिस किसी से हमारी दुश्मनी है, हमने उसके शैक्षिक प्रमाण पत्र मांग लीजिए। तो मुझे लगता है कि अगर शैक्षिक प्रमाण पत्र कोई मांगता है तो पहले ये बताए कि क्या उसमें कोई फोर्जरी हुई है। आप थोड़ा सा इन दोनों प्रश्नों को दर्शकों के लिए यही स्पष्ट कर दी कि अगर किसी व्यक्ति की शैक्षिक प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, जैसे हमने कहा कि सपोज दैट मैं देवेश मणि हूं और मैं एक अध्यापक हूं, सपोज दैट मैं बात करता हूं, और किसी ने कहा कि देवेश मणि के शैक्षिक प्रमाण पत्र मुझे दिया जाए, तो शैक्षिक प्रमाण पत्र क्यों दिया जाए? कोई लोकहित, देवेश मणि के अध्यापक हैं तो अध्यापक हैं, उनका अधिकार, उन्होंने नौकरी प्राप्त की, ऐसे शैक्षिक प्रमाण पत्र नहीं दिए जा सकते। लेकिन वहीं जब प्रक्रियात्मक, जैसे अभी विधि द्वारा स्थापित नियमों के अनुपालन की बात आती है, जैसे हमने कहा कि सर एक वैकेंसी निकली और इस वैकेंसी में जैसे एक पद निकाला गया कि एक अध्यापक के लिए हम एक विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, इस विज्ञप्ति में ये अहर्ताएं हैं कि आपके टेट क्वालिफाई होने चाहिए। और इसमें सर जैसे आपने कहा, हमने तब भी कही कि अभी प्राइवेट विद्यालयों में भी चीजें हैं, प्राइवेट विद्यालय में मान्यता देने से पहले ये अहर्ता की गई है, उनके जो अध्यापक हों उनकी शैक्षिक योग्यताएं टेट क्वालिफाई यानी कि जो बेसिक की अहर्ताएं उसको पूरा करता हो, तो निश्चित है अगर यह मानक के रूप में कोई अगर मानता है इस विद्यालय की स्थितियां हैं, और इससे इतने बच्चों का जीवन प्रभावित होता है कि अगर यह गलत व्यक्ति है और गलत व्यक्ति द्वारा शैक्षिक कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे मैं केस को आपके समक्ष रखूंगा भी, जिसमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट की एक डॉक्टर की डिमांड करी गई थी, उसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी आया था। ये जो बातचीत हम करेंगे उसमें तो हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बैठक होती है उसमें उदाहरण से ही समझाता हूँ, और उदाहरण दृष्टांत से कोई चीज अगर आप समझाएंगे तो वो चीज ज्यादा स्पष्टता से सामने आएगी। लेकिन उस प्रश्न का जवाब आपने नहीं दिया कि क्या कोई पत्नी अपने पति के वेतन के बारे में मांग सकती है और उसे दिया जा सकता है? सर मैं अगर कहें तो मैं दिखाऊं, जब वेतन की बात आएगी सर, निसंकोच वेतन पत्नी नहीं, यह कोई व्यक्ति, सर मैं दर्शकों को, आपके दर्शकों को दिखा भी दें, यह 4(1)B की जिसकी हमने बात करी है, यह स्व प्रेरणा से, मैं बस 1 मिनट लूंगा क्योंकि थोड़ा सा सर ये देखें, यह सेक्शन 4(1) इंग्लिश है, मैं आप देखें सर 4(1)B जो सेक्शन 4 है, ये 4 है जो हमारा एक्ट कहता है, इधर इंग्लिश है इधर हिंदी है। 4(1)B की हम बात करें, खा जो बी है 4(1)B का सेक्शन, यहाँ देखें सर जो 9 बात करता है, दिखा रहे हैं अपने अधिकारियों और कर्मचारियों का निर्देशिका। दूसरी चीज जब 10 की बात जो हमने अभी रखी, अपने प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, उसके साथ 20 के अंतर्गत प्रतिकर भी है, उन्होंने जो प्रतिकर उठाई है, प्रणाली भी है, उसके विनिमयों तथा उपबंधित हो, ये सारी चीजें स्वतः डिस्क्लोज करनी है। जब स्वतः डिस्क्लोज करनी है तो ये तो सार्वजनिक अभिलेख है, और इसे केवल पत्नी नहीं पर वो कोई भी ले। लेकिन सर मैं एक चीज थोड़ा सा मैं इस पे स्पष्ट कर दूं कि एक चीज आती है किसी व्यक्ति की, जैसे CR जो लिखा जाता है या ऐसी चीजें, उसमें एक पत्नी कभी किसी के नामिनी के रूप में मांगता है कि यह नामिनी की सूचना नहीं दी जा सकती। जैसे सर वेतन तो दिया जा सकता है, कई मामलों में हमने देखा सर्विस बुक की डिमांड की जाती है, सर्विस बुक दिया जा सकता है उसके कुछ पार्ट, लेकिन जो व्यक्तिगत सूचनाओं का पार्ट है वो नहीं दिया जा सकता। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जिसमें इस पे भी उन्होंने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट किया है कि अगर कोई नामिनी की सूचना मांगता है ये नहीं दिया सकता, क्योंकि उस व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मत है, वो किसी नामिनी नामित करे। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।